बड़ी लड़ाई चल रही थी, आपस में बयानात चल रहे थे, फिर वज़ीर आला केपी का मामला उठता है तो उसके बाद हम देखते हैं ज़रा खामोशी हो जाती है। आज कुछ पैचअप भी हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, पैचअप हो गया, क्योंकि आगे फिर इन्होंने इकट्ठे चलना है। एक बहुत बड़ी तरमीम आने वाली है। अच्छा, वो तरमीम भी करनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगला सेशन भी बड़ा अहम है। मुझे मालूम था कि उससे पहले पहले सुलह सफाई हो जाए। तरमीम क्या करनी है, तरमीम क्या आने वाली है, ये तो बता दें इजाज़ साहब, ताकि पता तो चले ना। अभी ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जो डिमांड है पीपल्स पार्टी की, ये हमारे मंशूर में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनना चाहिए। ये वो बातें हैं जो 26वीं तरमीम के एंड में आई थी। कुछ MQM के मुतालबात थे उस वक्त, जो कहा था कि अगली तरमीम में लेकर आएंगे। लोकल बॉडीज़ के हवाले से कुछ ANP के मुतालबात थे जो कि बड़े मुश्किल हैं पूरे करने। वो खैबर पख्तूनख्वा के नाम से थे, तो हज़ारा वाले उस पर नहीं एग्री कर रहे। तो कुछ चीज़ें जो है वो बीच का रास्ता जो है वो निकालने के लिए ये मामला जो है वो तय पहले ही करने थे उन्होंने। मेरे ख्याल में अगले सेशन से पहले पहले मामला जो है वो दुरुस्त करने थे। वो मेरे ख्याल में अब हो जाएंगे। साकिब साहब, इजाज़त हक साहब, ये बताइएगा कि ये जो पीपल्स पार्टी की डिमांड हम भी सुनते रहे हैं, बिलावल साहब भी ये दावा करते रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि आइनी अदालत का क़याम वो मिसाक़े जमहूरियत में जो है वो ये तय हुआ था। तो मिसाक़े जमहूरियत में तो और भी बहुत कुछ था, तो सिर्फ जो है वो आइनी अदालत की तरफ वो जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें भी फिर कर दें अगर कर सकते हैं तो। क्या ख्याल है आपका? देखिए, मिसाक़ जमहूरियत तो मज़ाक़ जमहूरियत बन गया था फौरी साइन करने के बाद, जबकि उसकी जो पहली शिकें थी ना, जिसमें कहा गया था जी कि किसी इस्टेब्लिशमेंट से हमने कोई हाथ नहीं मिलाना और बातचीत जो है वो बिल्कुल नहीं करनी और जमहूरियत जो है वो उसकी बारादस्ती होगी, तो वो वहीं ख़त्म हो गई थी विद इन ए वीक। अभी स्याही भी नहीं सूखी थी तो NRO हो गया था और मिसाक़ जमहूरियत का मज़ाक़ जमहूरियत बन गया था। जब वो सारा स्विट्ज़रलैंड की जो अकाउंट थे और जो सोना चांदी कागज़ वहाँ पड़े हुए थे, मतलब कि वो ट्रक लोड जो है वो पूरा शिफ्ट हो गया वहाँ से लंदन, और फिर लंदन से आगे पता नहीं कहाँ चली गई वो चीज़ें। तो वो तो वहीं ख़त्म हो गया था, ठप हो गया था। अब रह गया बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब ये पता नहीं कि ये अदालतों को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं या मज़ीद कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अदालतें बनाने के बाद 2 आपके पास चीफ जस्टिस होंगे, कौन सा केस किसके पास रहेगा? क्योंकि हर केस जो है वो आईनी केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस है। तो जिस अदालत में भी आप जाएंगे वो कहेंगे जी उस कोर्ट में जाएं, उस कोर्ट में जाएंगे वो कहेंगे उस कोर्ट में जाएं। तो पहले ही मैं समझता हूँ कि हमारे कोई 20 लाख पेंडिंग केसेस हैं, तो ये फिर मज़ीद पाइल अप होना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर मतलब अब मुझे मालूम नहीं है कि किसकी क्या ख्वाहिश है और कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह है कि सोच समझ कर देखभाल कर, क्योंकि इसके बड़े दूरस्थ नतीजे निकलते हैं। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, ये तो बताइए, ये मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM समेत बाकी इत्तेहाद और कुछ लोगों का साथ, इसके लिए आप समझते हैं कि ये इमरान ख़ान के अंदर रहने से मशरूत है? और अगर इमरान ख़ान किसी बात पे आ गया, कोई कंप्रोमाइज़ कर गया, तो फिर क्या ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा? नहीं, फिर इत्तेहाद किधर कायम रह जाएगा। और ये इसमें कोई, देखिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये नामुमकिन है, वो मुमकिन हो जाता है किसी न किसी स्टेज पे भी जाकर। बाज़ाहिरन चीज़ें लगती हैं कि बिल्कुल नामुमकिन है। उसमें आप ले लें 2002 का नवाज शरीफ का बाहर जाना, तो सब समझे कि जी वापस आना जो है नामुमकिन है, तो वो मुमकिन हो गया। फिर उसके बाद जब प्लेटलेट्स कमज़ोर हो गए तो वो बाहर चले गए, फिर कहा जी वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर वापसी मुमकिन हो गई। इसी तरह से फिर ऐसी मुमकिन हुई कि फिर सब कुछ एयरपोर्ट पे ही हो गया, अदालतें भी वहाँ चली गई और उसके बाद सारे केसेस भी जो है वो ख़त्म हो गए। अब हर किसी को ये नज़र आ रहा है कि अगली चीज़ नामुमकिन है।
लेकिन वो नामुमकिन कब मुमकिन होगा ये किसी को मालूम नहीं है। अच्छा यासर सर, मुझे आखिरी फिर साकिब बशीर साहब ने आना है। ये KPK के इलेक्शन के हवाले से कुंडी साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया कि नहीं होगा, हमारे पास 25-30 लोग हैं। मौलाना साहब भी इसी चक्कर में थे और अता तारण साहब का भी आपने बयान सुना, और फिर उसके बाद इलेक्शन भी देखा, फिर मौलाना साहब से बड़े बड़े लोगों की मुलाकातें भी देखी, फिर अदालतों में पिटीशन भी देखी। इन सब को जानबूझकर सियासी तौर पर ज़ीरो किया गया है, इनके साथ हाथ हुआ है, या फिर कुछ और बात हो गई? देखिए, एक तो ये कि वहाँ पे मैंडेट उनके पास था, उस मैंडेट को आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि उन्हीं के लोग तोड़कर अगर आप हुकूमत बनाते हैं तो उसका एक बहुत बुरा तासुर जाना था। और एक ही ऑल्टरनेट था हुकूमत के पास कि वो गवर्नर रूल लगा देते वहाँ पे, और अगर गवर्नर रूल भी लगता तो उसका रिएक्शन होना था। तो मैं समझता हूँ कि ये आखिर में इसमें पीपल्स पार्टी ने भी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जो मैंने सुनने में आया है कि भाई उन्होंने अपने गवर्नर को कहा तुम वापस जाके अपना आईनी हक है उसको पूरा सर करो। 3 दिन बाद कहा जब अदालत ने कह दिया था। हाँ, वही मैंने कहा ना, उसके बाद कहा, लेकिन कह दिया आखिर में कि भाई जाके करें इसको। वरना ये था कि भाई अगर गवर्नर रूल लग जाता तो फिर मामला सारा ही ठप हो जाता था, आगे पता नहीं वो चल सकता कि नहीं चल सकता। अभी भी मैंने उसको देखा है, मतलब कि नौजवान की आदत है जो सामने आई है, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती है। अभी सियासी रंग उन पे चढ़ा नहीं है, उन्होंने सियासी रंग देखा नहीं है, सियासत का मालूम नहीं है, तो इस तरह जज्बाती होकर सर ये सर सियासी रंग की आप बात कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने उनको जो फ़ोन किया है, उनको मुबारकबाद दी है, आप समझते हैं कि ये रस्मी फ़ोन था या सियासी रंग में उनको ढालने की ज़रा कोशिश की गई है कि ज़रा समझ लग जाए उनको, और हकीकी एक जो है उनके साथ उनकी तरफ हाथ बढ़ाया गया? देखिए ना, इंटरेक्शन तो होगा ना, मतलब NFC अवार्ड है, मीटिंग्स हैं, सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, तो हर जगह वज़ीर आला जो है वो मौजूद होता है वहाँ पे। तो ये हो नहीं सकता कि वो खुद भी अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखे, और ना ही हुकूमत ये कर सकती है कि उनको बिल्कुल ही दीवार से लगा दें और काम ना चले। तो ये मिलजुल कर जो है वो गाड़ी को आगे चलाना है, वो किस तरह से चलाते हैं तो ये अब देखने को थोड़े दिनों में पता लग जाए। सर वो बात कंप्लीट कर लीजिएगा, आप कह रहे थे कि जज्बाती है साहब, वो जरा बात कंप्लीट कर ली। जज्बातियत कैसे कंट्रोल करेंगे, या खुद ही सियासत करवा लेती है? नहीं, ये मतलब हालात खुद ब खुद ही मोल्ड कर देते हैं। मेरा ख्याल है उनकी अगर अभी अडयाला में सुना था गए थे मिलने के लिए, अगर मुलाकात होगी तो वहाँ से भी उनको ये समझा दिया जाएगा अभी एक हद तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। जी साकिब साहब। इजाज़ुल हक साहब, ये बताइएगा कि 2 सवाल है मेरे। एक तो कल इमरान खान साहब ने ये कहा, आज भी कहा कि मुझे अगर पेरोल पर रिहा करें तो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात मैं ठीक करा देता हूँ। 26 माह में उन्होंने कभी अपनी रिहाई का इस तरह जिक्र नहीं किया। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं इमरान खान? और दूसरा, साथ ही जो गवर्नर राज की आपने बात की, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, और जो KPK के साथ जो हमारी लगता ही है सरहद अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर भी, और आने वाले दिनों में मज़ीद हो सकते हैं। आपको लगता है कि गवर्नर राज का अभी भी खदशात, इम्कानात, वो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते? देखिए, सारा डिपेंड करता है वहाँ के जो सिक्योरिटी के हालात हैं। एक हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि अब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। इसके बिल्कुल बरक्स जो है वो इस वक्त की जो हुकूमत बनी है उसका ये स्टांस, जो पहली तकरीर मैंने सुनी पार्लियामेंट के अंदर, वो जज्बाती, थोड़ा सा ओवर जज्बाती हो गई थी, वो नहीं होनी चाहिए थी उस तरीके से। एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाने से पहले इस किस्म की बातें करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप मरकजी हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट के बरक्स बात करेंगे। हाँ, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान को हमने 70% लोग जो पाकिस्तान के हाथ में है वहाँ, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, और 30% जो हमारे खिलाफ हैं, प्रो इंडिया हैं, या इंडिया वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, हम उनको ज़्यादा तक़वियत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक हिकमत अमली जो है वो एक बेहतर बनाई जा सकती है। हम भी उसमें बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी उसके लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या चाहती है।